साथियों आरआरबी ग्रुप डी का पेपर अगर आप पास करना चाहते हैं कम मेहनत के साथ, कम पढ़कर साथियों, अच्छा कंटेंट अगर आप लेना चाहते हैं और अपने इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। क्योंकि साथियों ग्रुप डी के जो फेवरेट क्वेश्चंस हैं, जो साथियों एग्जामिनर हर बार आपके एग्जाम में पूछता है, वैसे क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जैसे आपके एग्जाम में साथियों विज्ञान के 25 प्रश्न आएंगे, 25 प्रश्न वैसे हैं, जीके जीएस और साथियों करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चंस आएंगे और साथियों रीजनिंग के आपके 30 सवाल आएंगे और मैथ के आपके साथियों 25 सवाल आएंगे। यानी कि कुल मिला के ये 100 प्रश्नों का आपका पेपर होगा। जैसा आपके एग्जाम में आएगा हूबहू वैसे सवाल मैंने लेने की कोशिश की है। तो साथियों बिल्कुल मैंने आपको शून्य से उठाया है और शिखर तक ले चलूंगा और ये आरआरबी ग्रुप डी की साथियों प्रथम क्लास है। इस क्लास को बहुत प्यार दीजिएगा। मैं कंटिन्यू करूंगा साथियों आरआरबी ग्रुप डी के सैंपल पेपर को डेली आपकी क्लास आएगी। तो इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो हाइजेनबर्ग इनका नाम था और अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने ही किया था। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व इसमें से कौन सा है बताइए। तो अगर आपका जवाब फ्लोरीन है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? वहां साथियों देखिए 75% होता है। जो 18 कैरेट सोना होता है ना, इसमें सोने का प्रतिशत 75% होता है। अगले नंबर का सवाल देखिए कह रहे कि सोने का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो AU की अगर बात करें ये साथियों सोने का रासायनिक प्रतीक है। उसके बाद देखिए शुद्ध जल होता है। शुद्ध जल जो होता है ये अम्लीय होता है, नहीं क्षारीय होता है, नहीं साथियों ये उदासीन होता है। क्या शुद्ध जल कैसा होता है? उदासीन होता है। और रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? साथियों ये ट्रिपल स्टार लगाकर इस सवाल को नोट डाउन करिए क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आएगा। किसी भी शिफ्ट में आए लेकिन आएगा ये जरूर आपके एग्जाम में सवाल। कह रही कि रासायनिक पदार्थों का सम्राट किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को ही साथियों, या सल्फ्यूरिक एसिड कह लो, सल्फ्यूरिक अम्ल कह लो, इसको रासायनिक पदार्थों का सम्राट कहा जाता है। सिरके में पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं पाया जाता है बल्कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है साथियों सिरके में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? तो शरीर में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं साथियों? 46 होते हैं और गुणसूत्रों की जोड़ी अगर आपसे पूछा जाए तो 23 आपको बता देना, जस्ट इसका आधा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि वायरस की खोज किसके द्वारा की गई मुझे बताइए। तो इनका नाम साथियों कहीं कहीं पर देखिए इवानोवस्की लिखा होता है, यहां पर इवनोवस्की लिखा हुआ है। तो इस टाइप का नाम अगर आ जाता है तो वही आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। उसके बाद देखिए विद्युत बल्ब में भरी जाती है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस या हीलियम गैस? तो मैं कहूंगा नाइट्रोजन गैस साथियों भरी जाती है विद्युत बल्ब में। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि वनस्पति घी इनमें से किससे बनाया जाता है मुझे बताइए। तो हीलियम से तो नहीं साथियों, लेकिन हाँ हाइड्रोजन से ही वनस्पति घी बनाया जाता है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए साथियों जैसा आपका ग्रुप डी का पेपर आता है, क्योंकि ग्रुप डी का साथियों पूरा एनालिसिस आपका किया जाएगा। अभी तो थोड़ा बहुत एनालिसिस किया है ग्रुप डी की, जो पिछली शिफ्ट हुई थी ना, अभी पूरा एनालिसिस किया जाएगा और फिर आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि कैसे ग्रुप डी के पेपर को पास किया जाता है। तो कुल मिला के साथियों आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए सर्वोपरि है। अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आप सब चीज बाद में करें, सबसे पहले साथियों ये क्लासेस देखें। लाता है वो आप ये समझ लीजिए बैकग्राउंड में आपके बहुत मेहनत की जाती है और आपको बहुत आराम से पढ़ा दिया जाता है, बहुत आराम से समझा दिया जाता है। आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। क्योंकि साथियों ये समझ लीजिए अभी जिन एग्जाम्स के रिजल्ट आए तो उसमें हजारों हजार बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। तो साथियों अगर आप अपना सिलेक्शन, अगला सिलेक्शन आप निश्चित करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए साथियों। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो कम से कम वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। कुछ और मैं आपसे नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करेंगे तो साथियों सिलेक्शन आपका हो जाएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो पढ़ पाएंगे, तभी तो की क्लासेस आपके पास पहुंचेंगी। ठीक है, चलिए। तो क्लोरोफार्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्या उपयोग में लाया जाता है साथियों? एथेन उपयोग में लाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था बताइए। तो इनका नाम क्या था? इनका नाम न्यूलैंड है। क्या साथियों? इनका नाम न्यूलैंड है और आपको ध्यान रखना है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण इन्होंने ही किया था। वह सबसे छोटा कण कौन सा है
जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो। तो यहां पर अगर बात करें वह सबसे छोटा कण कौन सा जिसमें उस तत्व के सभी गुण, ठीक है, विद्यमान हो, तो साथियों यहां पर एक अणु होना चाहिए। अणु आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सिनेबार किसका खनिज है, तो ये तो साथियों पारे का खनिज है। किसका खनिज है सिनेबार? पारे का खनिज है। पटाखे के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग ये किसकी वजह से होता है? सोडियम की वजह से नहीं, गंधक की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से नहीं साथियों। आपको ध्यान रखना है साथियों, स्ट्रोनशियम की वजह से ही पटाखों के फटने के बाद दिखाई देने वाला चमकीला रंग आता है, आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए करके किसके निष्कर्ष के लिए साइनाइड विधि प्रयुक्त होती है? क्या चांदी के निष्कर्ष के लिए? मैं कहूंगा बिल्कुल चांदी के निष्कर्ष के लिए ही साइनाइड विधि का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग की जाती है। मानव निर्मित प्रथम रेशा यानी कि ऐसा प्रथम रेशा जो मानव के द्वारा बनाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। साथियों देखिए अभी आप रुकिएगा, अभी आपके यहाँ पर साइंस विज्ञान के सवाल चल रहे हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद जीके के सवाल भी देखेंगे और करंट अफेयर के सवाल भी देखेंगे, और उसके बाद साथियों रीजनिंग होगी और मैथ होगी। यानी कि जैसे जैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वैसे वैसे सवाल यहाँ पर आप लोग देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि साथियों देखिए थोड़ी थोड़ी मेहनत करके सिलेक्शन होता है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करके। डेली आप साथियों 50 से 70 अगर कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बड़ा अच्छा हो जाएगा, बड़ा शानदार हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के जितने डेली मैं आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट कराऊं, जितने मैं आपको डेली मैथ के कॉन्सेप्ट कराऊं, इनको देखना है क्योंकि अभी एग्जाम में समय है। तो अगर आप इस समय को अच्छे तरीके से व्यतीत करेंगे, अच्छी जगह पढ़ेंगे और सही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में आती है, तभी सिलेक्शन होगा। वरना लोग तो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी एग्जाम की और नहीं निकलता है, ठीक है। और ग्रुप डी वैकेंसी भी बहुत टाइम बाद आई है, तो इस बार बाजी मार लीजिए, मैं तो यही कहूंगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो रेयॉन आपका आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम रेशा रेयॉन है, जिनका आंसर ए है, बिल्कुल सही है। नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले प्रयोगात्मक तरीके से देखा गया था, किसने देखा था? तो इनका नाम साथियों स्ट्रॉसमन है, और स्ट्रॉसमन ने ही नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले प्रयोगात्मक तरीके से देखा था। जस्ता निम्न मिश्र धातु में उपस्थित नहीं है। देखिए जस्ते की अगर बात करें तो ये एक मिश्र धातु है, इसमें पीतल होता है, इसमें गंध धातु होती है, जर्मन सिल्वर होती है, लेकिन कांसा नहीं होता है, नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा परिस्थिति अनुकूल ईंधन है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? हाइड्रोजन की बात चल रही है। इसमें से हाइड्रोजन सबसे ज्यादा परिस्थिति अनुकूल ईंधन कहलाया जाता है। अगला सवाल देखिए करके प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, यानी कि किस माध्यम में साथियों प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? वायु में न्यूनतम होगी, जल में, कांच में या निर्वात में? तो साथियों ठोस कहीं ना कहीं आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कांच में न्यूनतम होगी प्रकाश की गति। उसके बाद देखिए हेनरी किसकी इकाई है? तो हेनरी की अगर बात करें साथियों प्रेरकत्व की इकाई है। किसकी इकाई है साथियों? ये प्रेरकत्व की इकाई है, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है कैल्शियम से, वसा से या विटामिन से या प्रोटीन से? तो मैं कहूंगा प्रोटीन से होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए विटामिन ई की कमी से होता है। तो साथियों बेरी, रिकेट्स, रतौंधी या नपुंसकता? तो मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है यहाँ पर, यानी कि वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है उसको क्या कहा जाता है? देखिए 25 सवाल साथियों आप लोगों ने देख लिए विज्ञान के, साइंस के, और अब आप लोग साथियों 20 सवाल देखेंगे जिसमें जीके जीएस के सवाल होंगे और करंट अफेयर के सवाल होंगे। उसके बाद रीजनिंग होगी और मैथ होगी। देखिए कहने कि वो काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है? तो जो 2 बराबर भागों में एक तरीके से काटती है वो आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। तो भूमध्य रेखा साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए साथियों कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध? मैं कहूंगा पेरियार अभ्यारण्य जाना जाता है जंगली हाथियों के लिए। और पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये साथियों केरला में है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो साथियों कौन सा ऐसा ग्रह है? मैं कहूंगा बृहस्पति ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी आंसर आपका शनि भी हो जाता है अगर बृहस्पति ना हो, ठीक है।
चलिए, वैसे मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बताया है। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया? तो मैं कहूंगा 86वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करते हैं, इसके तहत ही शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? केन्या का पठार नहीं, भारत का दक्कन का पठार नहीं साथियों, तिब्बत का जो पठार है ना, यह विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इस क्षेत्र को साथियों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या? कर्क रेखा और मकर रेखा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान दीजिए। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। और बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह साथियों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य की अगर बात करें तो राजस्थान आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर का सवाल कह रहे कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो एंडीज आपका आंसर हो जाएगा। क्या? एंडीज आपका आंसर हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला एंडीज है। उसके बाद देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को समुचित ढंग से परिभाषित करता है? तो ये अगर सवाल आपके एग्जाम में आ जाए ना तो अनुच्छेद 78 आपको बता देना है। अनुच्छेद 78 ही राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के संबंधों को समुचित ढंग से परिभाषित करता है। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। तो पीतल की अगर बात करें ना तो ये तांबा और जस्ते से मिलकर बना है। क्या? तांबा और जस्ते से मिलकर साथियों बना है पीतल। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। मतलब कौन बढ़ाता है? भारत के राष्ट्रपति बढ़ाते हैं, राज्यपाल बढ़ाते हैं, विधानमंडल बढ़ाता है या संसद बढ़ाता है? तो अगर आपातकाल है, राज्य के विधानसभा की अवधि बढ़ाई जानी है तो ये संसद ये काम करे। कौन? संसद ये काम करेगी, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी था, तो बिल्कुल सही था। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है बताइए? तो ये धूलकण की वजह से होता है। क्या? धूलकण की वजह से होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कह रहे कि गुलाबी नगर और पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? ये तो सभी लोग जानते हैं कि गुलाबी नहर किसे कहा जाता है? पिंक सिटी जयपुर को कहा जाता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? पूर्व का पेरिस भी साथियों जयपुर को ही कहा जाता है। यानी कि किस मुगल शासक ने जजिया ब्राह्मणों से भी वसूल किया था? यानी कि कौन ऐसा मुगल शासक था? मैं कहूंगा फिरोज शाह तुगलक ऐसा मुगल शासक था जिसने जजिया कर ब्राह्मणों से भी वसूल किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो का से काली मिट्टी और का से कपास, यानी कि कपास के लिए साथियों सबसे अच्छी मिट्टी कहलाई जाती है काली मिट्टी। उसके बाद देखिए कह रहे कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? रूस। आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, रूस आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, यानी कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा था? तो कौन सा था साथियों? चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि विश्व में सबसे पहले कागजी मुद्रा किस देश ने जारी की थी? तो चीन देश ने की थी। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी? तो मैं कहूंगा चंद्रगुप्त प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही, ठीक है, महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी, या महाधिराज कह लो या महाअधिराज भी कभी कभी लिखा होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रही कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो साथियों विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला सवाल, और अब आपके यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे करंट अफेयर के, जो अभी हाल फिलहाल में सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस कहलाए हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं। तो कहा जा रहा है साथियों यहाँ पर कि उपराष्ट्रपति हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहां पर भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो मैं कहूंगा विशाखापट्टनम में किया गया है। यानी कि जो भारत के पहले भू विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है ये विशाखापट्टनम में किया गया है। किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किया है। उसके बाद देखिए कह रहे कि 1 जनवरी से भारत के किस शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा? तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए।
तो इंदौर की बात चल रही है, यानी कि 1 जनवरी जो अभी हाल फिलहाल गुजरा है साथियों, 1 जनवरी से भारत के इंदौर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। अगला सवाल देखिए, करके किसे कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो साथियों किसको किया गया है? मैनिफेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैनिफेस्ट को ही साथियों क्या, मैनिफेस्ट वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए, करके किस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो ये किस देश का काम है साथियों? रूस का काम है, यानी कि रूस देश ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। कौन बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो बुल्गारिया में अगले राजदूत कौन बने साथियों? अरुण कुमार साहू इनका नाम है, और अरुण कुमार साहू ही बुल्गारिया में भारत के अगले राजदूत बने हैं। अगला सवाल करके, भारत ने कहां पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया है? तो मैं कहूंगा साथियों आपका राइट आंसर क्या होगा? असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला सवाल करके, किस देश के विनीसियस जूनियर ने फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष पुरस्कार 2024 जीता है? तो किसने जीता है साथियों? ब्राजील देश ने जीता है। ब्राजील इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि किस भारतीय दिग्गज क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऐसे सवाल बहुत आते हैं कि किन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, क्या इनका नाम है? तो अभी हाल फिलहाल में साथियों रविचंद्रन अश्विन इनका नाम है, और रविचंद्रन अश्विन ने ही ये साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला सवाल देखिए, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही कहां पर मनाया गया है? साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद का नारा आप लोग लगा देंगे और एक प्यारा सा कमेंट बता देंगे, और ये क्लास आपको साथियों कैसी लग रही है। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा पशु वध महोत्सव गाड़ी माही महोत्सव कहां पर लगा है साथियों? नेपाल में लगा है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मिखाइल क्या लिखा हूं? मिखाइल कावेलशाविली को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं, क्या आपका राइट आंसर हो सकता है? बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो जॉर्जिया आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जॉर्जिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मिखाइल कावेलशाविली बने हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब यहाँ से साथियों आपके सामने रीजनिंग के सवाल शुरू हो चुके हैं। इन सभी रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखिए और चेक करिए कि कितना आपका स्कोर रह सकता है, कितनी आपकी साथियों तैयारी है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से विषम आपको बताना है, इसमें से विषम कौन सा? देखिए सबसे पहले यहाँ पर 27 है, और उसके बाद 38 है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर 52 है, और उसके बाद 66 है, और उसके बाद 83 है। तो आपको बताने के इसमें सबसे अलग कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है। देखिए 27 से 38 हुआ है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर 11 बढ़ाया गया है। 38 से साथियों यहाँ पर 52 हो गया है, कितना बढ़ाया गया देखिए जरा। यहाँ पर साथियों 12 मान लीजिए, 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, और ये 1 यानी कि 14 बढ़ाया गया। 38 पे 14 बढ़ाएंगे तो 52 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बढ़ाया गया देखिए, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, और फिर 1 यानी कि यहाँ पर भी 14 बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 14 बढ़ाया गया। यहाँ पर देखिए जरा, मान लीजिए 13 हो गया, 13 में से 6 जाएगा तो 7 बचेगा, ये अब 7 हो जाएगा, 7 में से तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 11, 14, 14, 17, अगर हम यहाँ पर साथियों 11 बढ़ा है, यहाँ पर अगर हम 13 बढ़ा लें, क्या ठीक है, यहाँ पर अगर हम 13 बढ़ा लें तो 11, 11 के बाद 13, फिर 13 की अगर बात करें, 13 के बाद साथियों यहाँ पर अगर बात करें, देखिए 13 बढ़ाइए, तो अगर आप साथियों 38 में 13 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा? तो साथियों यहाँ पर 51 आ जाएगा, 51। और 51 से 66 जो बना है साथियों, कितना एक तरीके से बढ़ाया गया? 15 बढ़ाया गया है। तो फिर यहाँ पर अगर हम 15 बढ़ा दें और फिर इसमें साथियों 17 बढ़ा दें, तो देखिए सबसे पहले कितना बढ़ाया गया? 11 बढ़ाया गया, फिर 13 बढ़ाया गया, फिर 15 बढ़ाया गया, फिर 17 बढ़ाया गया। तो ये चीज होना चाहिए। तो कुल मिला के विषम कौन सा है? 52 जो है ना विषम है, इसकी जगह पर 51 आना चाहिए था, तो 52 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि एक निश्चित सांकेतिक भाषा में पेंट को क्या लिखा जाता है? QBJOU लिखा जाता है। तो पेपर को साथियों क्या लिखा जा सकता है बताइए। अब आपको यहाँ पर साथियों प्लेस वैल्यू मालूम होना चाहिए, जैसे A 1 पर होता है, B 2 पर होता है, वैसे P 16 पर होता है, A 1 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, T 20 पर होता है। अगर इसकी बात करें साथियों तो Q आपका 17 पर होता है, B 2 पर होता है, और J 10 पर होता है, O 15 पर होता है, और U 21 पर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 से ये 17 हुआ, यानी कि 1 बढ़ाया गया, ये 1 है, ये 2 हो गया, यानी कि फिर 1 बढ़ाया गया है,
9 से 10, 14 से 15 और साथियों 20 से 21। तो एक 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 बढ़ाया जा रहा है, इसमें भी एक 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 आप बढ़ा दीजिए। तो मैं कहूँगा पी में पी 16 पर होता है, एक बढ़ाएंगे तो क्यू हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा, फिर क्यू हो जाएगा, ई के बाद एफ आता है, आर के बाद एस आता है। तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है? क्यू बी क्यू एफ एस। में कहूंगा ये तो साथियों ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। तो ये आपका क्या होगा? ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहे हैं साथियों कथन आपके सामने है और दो निष्कर्ष हैं, पहला निष्कर्ष और दूसरा निष्कर्ष है। यानी कि कुछ सपने लक्ष्य हैं, तो जितना जितना कहा जाए उतना उतना आप कर लीजिए। तो कुछ सपने लक्ष्य हैं साथियों, मान लीजिए ये क्या हो गए? ये सपने हो गए। और कुछ सपने यानी कि इतने सपने क्या हो गए? इतने सपने लक्ष्य हो गए। उसके बाद कह रहे हैं कि सपने उद्देश्य हैं। तो जो सपने हैं ना साथियों, सपने मान लीजिए ये सपने हैं और ये सपने क्या हो गए? सपने उद्देश्य हो गए। ठीक है, सपने उद्देश्य हो गए। ठीक है, यहाँ पर कुछ सपने उद्देश्य नहीं कहा गया था, तो साथियों सपने उद्देश्य कहा गया था, यानी कि सारे सपने उद्देश्य होंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए, यानी कि कुछ उद्देश्य लक्ष्य नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है कि अगर कथन पॉजिटिव हो, यानी कि उसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल ना किया हो और निष्कर्ष में अगर नहीं शब्द आ जाए तो वो निष्कर्ष गलत माना जाता है। कुछ लक्ष्य उद्देश्य, देखिए कुछ लक्ष्य उद्देश्य, बिल्कुल इतने लक्ष्य क्या हो जाएंगे? उद्देश्य हो जाएंगे। तो ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला आपका अनुसरण करता है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए यहां पर अगर बात करें कि 9 है, ठीक है, और 3 है, 1 है और साथियों 4 है। इसमें से आप अगर ऑप्शन नंबर ए का इस्तेमाल करें तो ये सटीकता से बैठेगा, बी का, सी का या डी का। हम डी से चलते हैं साथियों यहाँ पर। ठीक है, ये और मैं आपको बता दूं ये भाग है, तो मान लीजिए यहाँ पर साथियों भाग आया, यहाँ पर प्लस आया और यहाँ पर बराबर आ गया, यानी कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट बराबर होना चाहिए। अगर इधर भी 4 आ गया, इधर 4 है ना, इधर भी 4 आ गया तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर नहीं 4 आया इधर का तो फिर हम सी वाले को चेक करेंगे, फिर बी, फिर ए, इनमें से कोई ना कोई तो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 3 से अगर करें 9 को तो 3 3 9, यानी कि 3 + 1 बराबर ये 4 हो गया। तो 4 इधर भी आ गया और 4 इधर भी आ गया, तो मैं कहूंगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे कि विकल्प को चुनिए जो दूसरों से भिन्न है। फेफड़ा, आंख, हृदय या साथियों मस्तिष्क। तो मैं कहूंगा फेफड़ा जो है, आंख जो है, हृदय जो है, मस्तिष्क। देखिए ये शरीर के अंदर का पार्ट है, ये भी अंदर का पार्ट है, ये भी अंदर का पार्ट है, लेकिन ये तो ऊपर से दिखती है। तो बी वाला यानी कि आंख जो है वो ऊपर से दिखती है, ऊपर से दिखती है, तो ये सबसे अलग हो जाएगी, सबसे अलग हो जाएगी। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहने के देखिए कथन है यहाँ पर साथियों और आपको तर्क दिए गए हैं। ठीक है, तर्क नंबर 1 और तर्क नंबर 2 क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि क्या सेंसस प्रक्रिया को 5 वर्षों में एक बार कम किया जाना चाहिए? आप बताइए कम किया जाना चाहिए या नहीं? तो कह रहे हैं कि हाँ भैया, सेंसस प्रक्रिया को 5 वर्षों में एक बार कम किया जाना चाहिए। हाँ, यह व्यापारिक लोगों और सरकारी नीति निर्माताओं को अद्यतन तात्कालिक आंकड़े देता है। ये बात बिल्कुल सही है, तर्क मजबूत है। कह रहे कि नहीं किया जाना चाहिए। महंगाई और व्यवहारिक कठिनाइयां प्रशासन पर सिरदर्द के रूप में परिणत होती हैं। तो ये भी साथियों सही आपका हो जाएगा, यानी कि दोनों तर्क 1 और 2 प्रबल हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि पी 3 किलोमीटर पश्चिम में है, क्यू जो कि 4 किलोमीटर दक्षिण में है। तो जैसा जैसा कहा जा रहा है वैसा वैसा आप साथियों करते जाइए। तो कहा गया है साथियों पी 3 किलोमीटर पश्चिम में है क्यू के, यानी कि मान लीजिए साथियों क्यू आपका यहाँ पर माना है, तो क्यू का पश्चिम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्यू के पश्चिम में कौन है साथियों? पी है और ये 3 किलोमीटर है। ठीक है, कहने के क्यू के जो के 4 किलोमीटर दक्षिण में है आर के, यानी कि जो क्यू है ना, क्यू ये साथियों आर के दक्षिण में है। तो मान लीजिए आर के दक्षिण ये हो गया, आर के दक्षिण में ये हो गया और 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कह रहे कि यदि एस 3 किलोमीटर पश्चिम में है आर के, आर की अगर बात करें, आर का पश्चिम क्या हो जाएगा साथियों? क्या यदि एस जो है ना, एस अगर बात करें 3 किलोमीटर पश्चिम में हो आर के, ठीक है, आर की अगर बात करें, आर का पश्चिम किधर हो जाएगा? तो आर का पश्चिम भैया इधर ही तो होगा। आर के पश्चिम में कौन हो जाएगा? एस हो जाएगा, यानी कि और 3 किलोमीटर हो जाएगा। तो कहने के तो एस पी के किस दिशा में होगा, यानी कि पी के किस दिशा में होगा साथियों? एस ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। पी और एस कहाँ पर हैं? पी ये है, एस ये है। तो साथियों अगर हम पी से देखें तो ये एस किस दिशा में? ये उत्तर की तरफ है, तो उत्तर की दिशा है, उत्तर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर उत्तर जा रहा था तो आंसर उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल कह रहे कि ए सी से
विवाहित है जो कि एच का इकलौता पुत्र है। तो जितना जितना कहा गया है उतना उतना साथियों आप करते जाइए। ए सी से विवाहित है, तो साथियों ए जो है ना ये सी से विवाहित हो गया, ठीक है। ए सी से विवाहित है जो कि एच का इकलौता पुत्र है। एच का इकलौता पुत्र पता कौन होगा? सी होगा, क्योंकि जो शब्द जो है होता है वो दूसरे वाले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सी जो है ये पुत्र है, किसका पुत्र है? एच का इकलौता पुत्र है। यानी कि ये पुरुष हो जाएंगे, ये महिला हो जाएंगे, पति या पत्नी हो जाएंगे। यानी कि जिसको एक पुत्री एन है, ठीक है। अब किसकी बात चल रही है? जिसको यानी कि एच की बात चल रही है। इनकी एक पुत्री भी है जिनका नाम एन है, तो साथियों एक तो इनका ये पुत्र हो गया और एच का, और एक एन साथियों ये पुत्री हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि एन की पुत्री के है। अच्छा भाई एन की भी पुत्री, एक सेकंड रुकिए, ठीक है। अगर बात करें एन की पुत्री कौन है? एन की पुत्री यहाँ पर के बताई गई है, ठीक। उसके बाद कहा गया है कि एच से किस प्रकार संबंधित है के, यानी कि एच क्या कहेगा के को। तो देखिए ये पुत्री है, पुत्री की पुत्री को क्या कहा जाता है साथियों? पपौत्री, पुत्री, बहू, नवासी, नवासी कहा जाता है। तो नवासी यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है, देखिए कथन यहाँ पर है सामने आपके और निष्कर्ष पहला और दूसरा दो निष्कर्ष हैं। यानी कि कोई भी ऊंट गिद्ध नहीं है। क्या कोई भी ऊंट? मान लीजिए साथियों ये क्या हो गए? ये ऊंट हो गए। और कहने के कोई भी ऊंट गिद्ध नहीं है, तो गिद्ध ये अलग को हम बना लेते हैं, गिद्ध अलग को बन गए। कहने के कुछ गिद्ध डॉल्फिन है, मान लीजिए इतने गिद्ध क्या हो जाएंगे? इतने गिद्ध साथियों डॉल्फिन हो जाएंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। करके कोई भी ऊंट डॉल्फिन नहीं है, कोई भी ऊंट डॉल्फिन नहीं। देखिए कथन में हमें ये जानकारी नहीं दी गई है कि कोई ऊंट डॉल्फिन है या डॉल्फिन नहीं है, या कुछ डॉल्फिन ऊंट है या नहीं है। तो जो जानकारी नहीं दी जाती है वो गलत हम मानते हैं। कुछ डॉल्फिन ऊंट नहीं है, देखिए कुछ डॉल्फिन ऊंट नहीं है, कुछ डॉल्फिन ऊंट नहीं। देखिए यहाँ पर कहा गया था कि कोई भी ऊंट गिद्ध नहीं है, तो मैं कहूँगा कोई भी ऊंट गिद्ध नहीं है, ठीक है। और इसमें एक बात और कही गई है क्या कि कुछ गिद्ध डॉल्फिन है, कुछ गिद्ध डॉल्फिन है। तो अब कहा गया है कि कुछ डॉल्फिन ऊंट नहीं है। इतनी डॉल्फिन जो है ना ये ऊंट नहीं हो सकती, क्योंकि कोई गिद्ध ऊंट नहीं है या कोई ऊंट गिद्ध नहीं है, तो इतनी डॉल्फिन हो रही है गिद्ध, तो इतनी डॉल्फिन ऊंट नहीं हो सकती। तो ये कुल मिला के सही हो जाएगा, यानी कि केवल दो वाला अनुसरण करता है। ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो अब यहाँ से साथियों आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। इन सभी मैथ के सवालों को आप लोग देखिए और चेक कीजिए कितने क्वेश्चन इनमें से आप साथियों सही कर पाते। ज़्यादा नहीं, बहुत कम सवाल हैं यहाँ पर मैथ के। यानी कि एक लड़का अपनी यात्रा का पहला, ठीक है, पहला किलोमीटर घंटा, यहाँ पर कुछ मिसिंग है, मैं आपको साथियों बतला देता हूँ। यानी कि एक लड़का अपनी यात्रा का पहला भाग जो है ना, पहला भाग जो है वो साथियों 30 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। और उसका दूसरा भाग साथियों 70 किलोमीटर, क्या 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, ठीक है। मान लीजिए साथियों एक ही है, ठीक है, कोई रास्ता है, यहाँ से यहाँ तक वो जो तय करता है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, और ये दूसरा भाग उस दूरी का वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। अच्छा यहाँ पर इधर का उधर हो गया है। तो आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है कि उसकी औसत चाल क्या होगी। क्या आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि उसकी औसत चाल क्या होगी, उसकी औसत गति क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बटे समय होता है। क्या दूरी बटे समय होता है। लेकिन अगर औसत आपसे पूछी जाए, औसत चाल अगर आपसे पूछी जाए, तो सूत्र एक होता है, वो सूत्र मैं आपको बतला देता हूं। देखिए सूत्र होता है साथियों 2xy बटे x प्लस वाई। ये x क्या है? ये पहली चाल है, और y क्या है? दूसरी चाल है। तो साथियों 2 गुणा x, यानी कि पहली चाल 30 है, दूसरी चाल साथियों 70 है, बटे क्या होगा? x प्लस वाई, यानी कि 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 7 तियां कितना हो जाएगा? 7 तियां आपका 21 हो जाएगा। 2 से करोगे तो साथियों 42 आ जाएगा, यानी कि 42 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल कहलाएगी। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये थोड़ा सा सही टाइप नहीं हो पाया, मैं आपको बता देता हूँ। 110 बटे x है, और उसके बाद लिखा हुआ है का 42 बटे 5 बराबर 840 है। तो कहने के x का मान क्या होगा? क्या x का मान क्या होगा? तो इसको साथियों आप क्या करिए, इसको एक बार आप कैलकुलेट यहाँ पर करके दिखाइए। तो देखिए 110 बटे x लिखा हुआ है, और का मतलब होता है गुणा 42 बटे 5 है, बराबर साथियों 840 है। देखिए क्या कुछ कट रहा है या नहीं, इसमें ये आपको x का मान निकालना है। देखिए 5 एकम 5, 5 दूना 10, और 5 दूना 10 ये हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग बात करें
अगर हम इसको इससे कट कर देखिए 22/x ये आ गया बराबर साथियों 840 और बटे इधर क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। अगर हम साथियों इसको कट करें तो कैसे कट होगा, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 हो गया, 6 कम 6, 6 चौक आपका 24 हो गया। 7 से कट करेंगे तो साथियों यहाँ पर 20 आ जाएगा, यानी कि 22/x, ठीक 22/x बराबर 20 आ गया। तो यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करते हैं देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 20/22 आ जाएगा। 2 से कट करेंगे 2 एकम 2 और साथियों ये यानी कि x बराबर 10/11 आ गया। और 10/11 कहाँ पर है, 10/11 तो नहीं है। एक सेकंड में देख लेता हूँ कि मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है, कहाँ पर तक थे हम, एक सेकंड, मान लीजिए यहाँ यानी कि 22/x है बराबर 840/42 है। तो इसको साथियों हम कट कर रहे थे 6 से, 6 चंग 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा और 6 कम 6 2 जाएगा 24 हो जाएगा, 6 चौक आपका साथियों 24 हो जाएगा। 7 से कट करेंगे 7 दूना 14 हो जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि 22/x बराबर क्या हो गया 20/20 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो एक काम आप ये करिए साथियों, एक काम आप ये करिए x जो है ना ये इधर आ जाएगा, यानी कि इधर आ गया और साथियों ये 22 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मैंने उस टाइम क्या किया था, मैंने दिक्कत साथियों यहीं पर पड़ गई थी, ये मैं 20 तो यहाँ पर ले आया था लेकिन फिर ये तो 1/x हो गया, जब इसको पलटोगे तो फिर ये भी पलट जाएगा, 20/22 की जगह पे 22/20 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कट करोगे वही आपका आ जाएगा साथियों 11/10 आ जाएगा। तो 11/10 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि हर ही एक काम का 25% 5 दिनों में कर सकता है। इस काम से 20 गुना बड़ा काम करने अगर वो करे तो उसे कितने दिन लगेंगे। देखिए अगर हर ही एक काम का 25% जो करता है वो 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। अगर मैं कहूँ साथियों अगर वो 100% काम करेगा तो साथियों वो पता कितने दिन में करेगा, वो आपका करेगा साथियों 20 दिन में, क्योंकि 25 की 4 से गुणा की गई है तो 100% आया, तो इसकी भी 4 से गुणा करो 20 दिन आ जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हरी कोई काम करता है, क्या हरी कोई एक काम करता है तो उसको कितने दिन लगते हैं, उसको साथियों 20 दिन का समय लगता है। तो कहा यहाँ पर जा रहा है कोई एक काम है, तो कहने कि अगर इस काम का 20 गुना काम, यानी कि इस काम का अगर 20 गुना बड़ा काम है, ठीक है, तो उसको कितने दिन लगेंगे, तो इसमें भी 20 की गुणा होगी, यानी कि वो 400 दिन में साथियों वो काम कंप्लीट हो पाएगा अगर उस काम का 20 गुना काम करना होगा। तो 400 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास आपको कैसी लगी साथियों, एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।